तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका पहली ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आज से मैं आपको यहाँ पर रेगुलर मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। आज हम मैथ्स में पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है तुम्हारे कक्षा 10 का कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर्स, इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वे संख्याएं जो वास्तव में गिनी जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारे है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं या लिख सकते हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं या लिख सकते हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक चार्ट बना देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, एक चार्ट बना देता हूं। एक तरफ लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं काल्पनिक संख्याएं। भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं वास्तविक संख्याएं और एक तरफ हम लिखते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है कि वे संख्याएं जो वास्तव में गिनी जा सकती हैं या जिन्हें हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं इन्हें हम आर से प्रेजेंट करते हैं, और काल्पनिक संख्याएं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जिनका हम केवल आभास कर सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका हम केवल आभास कर सकते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक पॉइंट बनता है आपके पेपर में कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? क्या बनता है? सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ा जाता है। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या बनती है। इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं। पाठ का नाम क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, वे सभी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में लिख सकते हैं और वास्तव में हमें क्या वास्तव में लिख सकते हैं और वास्तव में गिन सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? तुम्हारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इन्हें आर से प्रेजेंट करते हैं। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, या जिन्हें केवल हम गिन नहीं सकते और उन्हें सोच सकते हैं, केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है,
इसलिए इन्हें आई से प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन्हें किससे प्रेजेंट करते हैं? आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ा जाता है तो सम्मिश्र संख्या बनती है। कौन सी संख्या बनती है? जब अभी पीछे हमने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम वास्तव में गिन सकते हैं। ठीक है, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने बात की कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं वे क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। उन बेसिकली काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जिनका केवल हम आभास कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग से बनती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के योग से बनती है वो क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम a + ib की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्याओं को बांटा किस तरीके से गया है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, 2 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो एक है हमारा परिमेय संख्या, एक है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p व q एक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जहां p व q एक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। ठीक है, ये कैसे लिखी जाएगी? एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया, तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन p/q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? p/q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं जो किसके लिए बताते हैं? जो बताते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, कि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि p/q का HCF कितना होना चाहिए? p/q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए। p/q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम रूट अर्थात करणीय में लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम रूट अर्थात करणीय में लिखते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो डेफिनेशन के लिए देख लेंगे, वे संख्याएं जिन्हें हम रूट, इस तरीके से बनता है रूट अर्थात करणी। ठीक है, करणी में लिखते हैं। ठीक है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम रूट में लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जांपल्स के लिए देखेंगे, जैसे √2, √3, √5,
√7, ठीक है, ETC, ठीक है, √2, √3, √5, √7 और ETC, ठीक है। अब इन्हें किस तरीके से देखें, अगर मान लो एक क्वेश्चन बन जाए पेपर में, ठीक है, बताइए √4 एक संख्या है, ठीक है, √4 एक संख्या है, इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन दे दिया परिमेय, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय व अपरिमेय दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, नन ऑफ दीज, इन चारों में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो ये √4 है, ठीक है, जो रूट के अंदर संख्या दी होती है उस संख्या को पूरा तोड़ेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब अंदर किसी संख्या का पेयर बन जाता है, जब अंदर किसी सेम संख्या का पेयर निकल जाता है, तो उस संख्या को हम एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जब इसे 2 की पावर 2 लिख दिया तो इस 2 से ये रूट खत्म, तो बाहर बच गया 2, ठीक है, बाहर क्या बच गया 2, एक तरीका तो है ये। और अगर आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अंदर रूट बन गया, अंदर क्या बन गया, रूट के अंदर क्या बन गया, 2 सेम संख्या बन गई, तो एक संख्या बाहर निकाल दो, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या निकला इसका, √4 का, √4 का आंसर निकला 2। अब देखो 2 रूट के अंदर तो है नहीं, जो हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये 2 बिना रूट के है, ठीक है। अगर मैं इस 2 के नीचे 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, इसके मान में कोई बदलाव तो नहीं होगा, भाई ये 2 पहले भी था, ये 2 अब भी है, 2 ये पहले भी था, 2 ये अब भी है, 1 से भाग देने पर इस पर कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, ये P बन गया मेरा, ये Q बन गया, ना तो Q बराबर 0 है, ना तो Q बराबर 0 है, ठीक है, और P व Q दोनों पूर्णांक भी है, ठीक है, और PQ का HCF वो 1 है, ठीक है। अब देखो भाई ये कौन सी संख्या बन गई, मेरी परिमेय बन गई, कौन सी संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि अपरिमेय संख्या कब होगी, जब रूट के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। परिमेय व अपरिमेय, परिमेय तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाता हमारा, ठीक है। और नन ऑफ दीज में तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज में तो है नहीं, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अब आगे चलते हैं। तो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे पढ़ी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उनका Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए, और P/Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या पढ़ी हमने, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती, वे सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, या फिर वे संख्या जिन्हें हम रूट में लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है भाई। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनको बांटा कैसे कैसे गया है। परिमेय संख्या को एक तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन्हें पूर्णांक भी कह सकते हैं हम, इनका एक पार्ट पूर्णांक होता है और दूसरा पार्ट इनका ले सकते हैं दशमलव, दूसरा पार्ट क्या ले सकते हैं हम इनका, दशमलव, ठीक है। एक पार्ट हमने क्या ले लिया, पूर्णांक, और दूसरा पार्ट क्या ले लिया हमने, दशमलव, ठीक है। अब दशमलव तो सबको पता ही है कि एक बिंदु होता है, ठीक है, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं और उस संख्या को हम पॉइंटों में लिखना चाहते हैं तो उसे दशमलव कहते हैं, बस इतनी बात समझ ली, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक व ऋणात्मक दोनों में लिखते हैं, दोनों में लिखते हैं, वह पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनाइट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3,
-2 -1 0, ठीक है। उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10 और डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक। इसी तरीके से ये भी डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक है और ये भी डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक है। जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती हो, ये संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। अब आती है बात दशमलव की। दशमलव का मैंने बता दिया कि कोई भी संख्या अगर मान लो 10.6 लिख रहा है, 06 लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो ये दशमलव, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। दशमलव क्या होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। एक जो होता है शांत दशमलव होता है और एक कौन सा होता है आपका? अशांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव की बात की जाऊं तो वो दशमलव जो एक बार प्रक्रिया के दौरान रुक जाता है, मतलब उसकी प्रक्रिया रुक जाती है, वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल के लिए लूं, जैसे 4/5 ले लिया मैंने, 4/5। अब मैं इस 5 से 4 को भाग दूंगा, ठीक है। पहली बात तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं हम। एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं? 3 जीरो। तो मैंने पहली जीरो अपनी यूज कर ली, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? लगभग 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो कितनी बार गया? 0.8 बार। कितनी बार गया? 0.8 बार। कितने बार गया? 0.8 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शांत दशमलव हो जाएगा। और अगर मैं अशांत दशमलव की बात करूं, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल में 2/3। क्या एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका? 2/3 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका, ठीक है। अगर मैं 3 से 2 को भाग देता हूं, 3 से किसको भाग देता हूं? मैं 2 को भाग देता हूं, तो पॉइंट लगाऊंगा, सीधी सी बात है, पहली जीरो मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 छंग 18, ठीक है। कितना बचा? 2। फिर दूसरी जीरो यूज करेंगे, फिर 3 छंग 18, फिर ये गया, फिर 2 बचा, ठीक है। फिर तीसरी जीरो यूज करेंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 2 बच रहा है। तो बार बार यही बचता रहेगा, बार बार यही कंडीशन आती रहेगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.666, ठीक है, 0.666। और एक संख्या बढ़ाकर भी लिख सकते हैं हम, 0.6667, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अशांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है। जो बार बार आते रहते हैं, जो बार बार संख्या आती रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्या पढ़ी। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उनके दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक ये है वे संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ये हमने लिख दिया -इनफिनाइट से +इनफिनाइट तक, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है इनका दशमलव। दशमलव क्या होता है भाई? अगर हम किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं, ठीक है, दशमलव यानी कि पॉइंट के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है हमारा। अब वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे 4/5 ले लिया मैंने, अब मैं 5 से 4 को भाग दूंगा तो 0.1 बार जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैं 2/3 लेता हूं, तो यहाँ पर ये नहीं रुक रहा है, इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल और इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो जो रुक जाता है उसे क्या बोलेंगे? शांत दशमलव, और जो नहीं रुकता उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, ठीक है। तो पीछे अभी हम पूर्णांक के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। पूर्णांक के बारे में अब आगे देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पूर्णांक के बाद आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, अर्थात जिनका कभी अंत नहीं होता है, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई? वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं तथा जिनका कभी अंत नहीं होता, वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल्स लूं,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं तथा जिनका कभी अंत नहीं होता वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती है बारी पूर्ण संख्याएं की। ठीक है, कि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो, ठीक है, जीरो जुड़ जाता है, वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के अगर मैं एग्जांपल शुरू, मैंने एक चीज बताई है, आपको क्या बताई डेफिनेशन में? वे संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो जुड़ जाता है तो वे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। करना कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या जोड़ देना है? हमें जीरो जोड़ देना है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब एक बात आती है कि जीरो क्या है? एक बात आती है जीरो क्या है? ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो ये धनात्मक है, और ना ही क्या है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, ना ही ये ऋणात्मक है। ठीक है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जीरो क्या है? जीरो एक उदासीन है, उदासीन है। जीरो क्या बोल सकते हैं हम? जीरो एक उदासीन है, ना तो एक धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी पीछे हम प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उनके बाद आगे चलते हैं हम कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं, विभाज्य होती हैं। ठीक है, अर्थात वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। ये सम संख्याओं के एग्जांपल्स है। जो 2 से कट जाएगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। वे संख्या जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, सम संख्याओं के बाद बारी आती है विषम संख्याओं की। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात जो 2 से नहीं कटती हैं, नहीं कटती हैं, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी।
तो अभी पीछे हमने सम संख्या पढ़ी। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने विषम संख्या देखी। विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात दो फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी ले सकते हैं, वे संख्याएं जो केवल खुद और एक से कटती हैं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से कटती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ठीक है। अर्थात जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ये सभी जो है हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें एक क्वेश्चन बनता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी है? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो, ये है हमारी सबसे छोटी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारे पास 2 है, ठीक है। और यही क्या है? यही हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है? एकमात्र समअभाज्य संख्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे, बोल दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक तो बता दो। तो अभी पीछे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेके आए हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के बाद बारी आती है आपकी भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं,
होते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, कि एग्जांपल जैसे 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 15, ठीक है, 16, इसी तरीके से हमने एग्जांपल्स ले लिए। अब देखो ये 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ऐसे ये 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ऐसे ये 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 की है, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 12 को देखें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इसी तरीके से 15 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, और 15 से कटेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 16 को देखूं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो ये सभी वे संख्याएं हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं। वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? तो अभी पीछे हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य कितना होता है? 1 होता है। वे क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य 1 होता है, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स के लिए देखूं मैं, जैसे 2 और 3 ये सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 3 और 4 ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 5 और 6 इनके अंदर भी एक कॉमन है यानी कि HCF 1 है। ठीक है, 6 और 7, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरीके से ये सभी क्या है? एक सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि नोट करके पेपर में आ सकता है कि लगातार लिखी हुई संख्याएं या संख्याओं का HCF, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य हमेशा 1 होता है।
एक होता है। ठीक है, हमेशा कितना होता है? एक होता है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ठीक है, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर, जिनका अंतर 2 होता है, 2 होता है, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूं अगर मैं इसके, तो एग्जाम्पल 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। ठीक है, उसके बाद 29 और 31, उसके बाद 41 और 43। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं हमारी? ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया? सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, वह सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब इन दोनों संख्याओं में एक कॉमन होना चाहिए। जैसे इस तरीके से, भाई ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। ये क्या होगा? ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई। ऐसे ये 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, ये 1, 2 और 4 से कटेगा, तो दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लगातार लिखी हुई संख्याएं, ठीक है, हमेशा HCF कहलाती है। हमेशा HCF कितना होता है? जो लगातार संख्या लिखी होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5 का अंतर कितना? 2। 5 और 7 का अंतर कितना? 2। 11 और 13 का अंतर कितना? 2। ठीक है, 17 और 19 का अंतर कितना? 2। 29 और 31 का अंतर कितना? 2। 41 और 43 का अंतर कितना? 2। तो ये सभी क्या है?